Hello everyone. In this class, we will try to explain some basic theories of superconductors. In this class, we will try to find what are the basic properties of a superconductors. Okay, और सिंपली अगर कोई सुपरकंडक्टर्स है तो उसके साथ कितनी क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है, एक एक करके हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी की, वो है that superconducting state of a material is characterized by zero electric resistance। तो सुपर कंडक्टिविटी या फिर सुपर कंडक्टर्स को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंडक्टर्स में भी सुपर्स, यानी कंडक्टर्स किसको कहते हैं, जो अपने अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी हीट्स का ट्रांसफर करे। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी कह रहे हैं, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने थ्रू करंट को पास करने दे। वो तो ठीक है, कंडक्टर्स है तो ये काम तो करेगी, लेकिन सुपर कंडक्टर्स कहने का मतलब हुआ कि वैसे कंडक्टर्स जिनके अनसाइड रेजिस्टिव यानी करंट फ्लो करने पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। ये है पहली प्रॉपर्टी हमारी सुपर कंडक्टिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है, ठीक है, वो ये है कि जितने भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे बाय बिहेवियर, यानी जब उन्हें वीक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है, ठीक है, अगर आप किसी सुपर कंडक्टर्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे ला के रखे रखोगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड हो अगर वो, तो जो सुपर कंडक्टर्स की बिहेवियर होगी वो डाई मैग्नेटिक बिहेवियर होगी। यानी कि यहाँ जो अगर एक सुपर कंडक्टर्स पहले रखा हुआ होगा जो कि नॉर्मल स्टेट पे होगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू क्रॉस कर रही होगी, तो जैसे ही वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट होगा वैसे ही वो डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा। डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होने के साथ ही वो तुरंत जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे उसको वो रिपल करना शुरू कर देगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप सुपर कंडक्टर्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो वैसे ही वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से रिपेल करना शुरू करती है। और इस पर्टिकुलर अफेक्ट को, ठीक है, ये पर्टिकुलर अफेक्ट जो नॉर्मल कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने दे रही है, मैग्नेटाइजेशन शो कर रही है, वह वही सेम कंडक्टर जब सुपर कंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट होता है, जब उसको कूल डाउन करते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वही कंडक्टर हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करना शुरू करता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग मेशनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इससे जो एक और बात क्लियर होती है वो क्या होती है कि अगर आप कह रहे हो कि देयर विल बी नो एनी मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड दी सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे कि जीरो है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इनसाइड दी सुपर कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ऑलवेज जीरो। ओके, अब इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थर्मल प्रॉपर्टी है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले इंट्रॉपी का केस देखते हैं। तो क्या होती है, इंट्रॉपी ऑफ ऑल सुपर कंडक्टर इंक्रीजेज एज वन पासेस फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट के लिए अगर वो, ठीक है, नॉर्मल स्टेट के लिए जाती है तो हमेशा इंट्रॉपी एस का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हमेशा जब भी कोई सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट आती है तो हमेशा इंट्रॉपी का हमेशा इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टी हमारी है हीट कैपेसिटी। ये हमारा मेटल है, ठीक है, तो एक नॉर्मल मेटल में जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली टेम्परेचर के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉर्मल मेटल्स के लिए हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पर वही नॉर्मल मेटल कंडक्टर जब सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर जाता है तो वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, माइनस डेल के बी टी। ठीक है, ये सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अब टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट ना होकर के इस टर्म पे डिपेंड करने लगती है। यहाँ पे डेल्टा जो हमारा है वो एनर्जी गैप है। ठीक है, एनर्जी गैप है किसके किसके, तो सुपर कंडक्टर्स के ग्राउंड स्टेट और जो लोअर एक्साइटेड स्टेट होगा उन दोनों के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप है। और वो टेम्परेचर फंक्शन है। सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए जितने भी
मटेरियल्स होते हैं उनको, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनको सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसे कुछ एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जाया जाए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जब लोग लेके जाते हैं तो वो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, टेम्परेचर है। ठीक है, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे जो एनर्जी गैप होगा ग्राउंड स्टेट का एक्साइटेड स्टेट के लिए के साथ वो अलग अलग होगी। ग्राफ में भी दे सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है वो हमारी दिखा रही है कि नॉर्मल स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली बढ़ रही है। और ये जो रेड कलर की लाइन है वो शो कर रही है कि सुपर कंडक्टर्स के केस में जो इंक्रीमेंट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का जो डिपेंडेंसी होती है वो चेंज करता हुआ होता है। ठीक है, डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म पे टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल है, माइनस है, समथिंग है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर का वेरिएशन के साथ जो स्पेसिफिक हीट का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ना होकर के एक्सपोनेंशियल समथिंग बाय टी है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी जो फिफ्थ हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज में है वो ये है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज दी सुपर कंडक्टिविटी सेट्स इन। यानी कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, जो कि नॉर्मल स्टेट पे है, आपने उसको क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके आए और वो वैसे ही सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जैसे ही ये सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट होगा वैसे ही इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे भी डिक्रीज करेगी क्योंकि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर गिरा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप थर्मल कंडक्टिविटी भी गिरा रहे हो। ठीक है, तो जो सुपर कंडक्टर जो फॉर्म्ड होते हैं वो बिलो 0 डिग्री पे होते हैं। तो उस सिचुएशन पे, ठीक है, हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर गया होता है क्योंकि दो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो खुद के पोजीशंस पे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सीज कर गया होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगी, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहने का मतलब है वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट होती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक, ठीक है, वो उसके आइसोटॉपिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पर पावर कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/√m के। ठीक है, ये हमारा आइसोटॉपिक मास है। तो अगर अलग अलग आइसोटॉपिक मास होंगे, ठीक है, तो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। इसका मतलब है अगर इसकी वैल्यू हाइयर होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो जिनकी आइसोटॉपिक मास ग्रेटर होती है उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कम होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारा पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आप एक सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, आप सुपर कंडक्टर्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहते हो, ठीक है, आप इधर से एक फोटोन भेज रहे हो जिसके पास एनर्जी हमारी एच म्यू है। तो क्या, तो सुपर कंडक्टर्स में केस में क्या होता है, एनर्जी गैप पहले फिर से याद करो, एनर्जी गैप क्या है कि फर्स्ट लोअर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, या फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट जो सुपर कंडक्टर्स में होंगे और जो ग्राउंड स्टेट होगा उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम लोग यहाँ पे एनर्जी गैप कह रहे हैं। तो क्या कह रही है, सुपर कंडक्टर्स के केस में वैसे ही फोटोन सिर्फ एब्जॉर्ब होंगे जिनकी एनर्जीज, ठीक है, जिनकी एनर्जी इस एनर्जी गैप से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसे ही सिर्फ फोटोन्स क्यों एब्जॉर्ब होंगे जिनकी एनर्जीज एनर्जी गैप से ग्रेटर होगी। तो उसका रीजन ये है कि दिस इज ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ फोटोन एनर्जी ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है कि जो फोटोन्स जो इस पे इंसिडेंट होंगे उनकी एनर्जीज क्या होंगी, वो एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या होता है कि इन जनरली सुपर कंडक्टर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सुपर कंडक्टर्स वैसे हैं जिनका रेजिस्टिव वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रेजिस्टिव वैल्यू 0 है तो फोटोन्स भी इस पे आकर के इंसिडेंट नहीं हो पाएंगे और इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, पर कंडीशंस वैसे ही चेंज कर जाती है जैसे जैसे ही एच म्यू की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, किससे, हमारा एनर्जी गैप से। वैसे जैसे ही एनर्जी गैप से एनर्जी फोटोन की ग्रेटर होती है, ये आर की वैल्यू अब 0 ना होकर के नॉन जीरो रह जाती है और उस सिचुएशंस पे वैसे फोटोन्स हमारे इस सुपर कंडक्टर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड दी
सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या हमारी कि अगर एक सुपर कंडक्टर है उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड पे लेकर के जा रहे हो और आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो एक ऐसा भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी जहां पे इसकी सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा और ये सुपर कंडक्टर्स के जैसा बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। और जो फार्मूला इस चीज़ को गवर्न करती है, जिस फार्मूले पे ये गवर्नेंस होता है, वो फार्मूला हमारा ये है, ठीक है। एच सी वो क्रिटिकल हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एच नॉट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन टेम्परेचर इज जीरो, ठीक है। वन माइनस टी आप कौन से टेम्परेचर पे रखना चाह रहे हो, और टी सी कौन से टेम्परेचर पे वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतनी सारी हमारी प्रॉपर्टीज थी सुपर कंडक्टर्स के, ठीक है। वो हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स दो तरह के मेनली से सुपर कंडक्टर्स होते हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें बेसिक डिफिनेशन ये होता है, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो मेसनर इफेक्ट को दिखाते हैं, यानी कि जब आप उनको मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से रिपेल करेंगे और उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। ये हमारा मेसनर इफेक्ट था। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स वैसे होंगे जो मेसनर इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है। और उनमें एक केस ये भी होगा कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच सी जब लेकर के जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, जीरो पे, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे हमारा टीन, लेड, मरकरी, ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होंगे जो मेसनर इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी केस क्या है कि अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, उससे जैसे ही वैल्यू एच की वैल्यू जैसे ही इससे ग्रेटर होती है वैसे ही ये सुपर कंडक्टर, ठीक है, ये जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को एक्वायर करता है और जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उससे उसको अपने से रिपेल करना शुरू कर देता है। और ये एकदम इंस्टेंटेनियस होता है, कहने का मतलब है अभी यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होकर के जा रहे थे और सर्टेन कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने के साथ ही ये सडन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करना शुरू कर देगा, एकदम इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इंस्टेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो टाइप टू सुपर कंडक्टर्स जो हमारे हैं उसमें क्या है कि पहला डिफरेंस तो ये है कि ये कंप्लीट मेसनर इफेक्ट को शो नहीं करता, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल नहीं करता, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें जो क्रिटिकल फील्ड्स होते हैं वो उनके दो लिमिट्स होते हैं, एक हमारा लोअर एंड अपर लिमिट होता है, एच सी वन हमारा लोअर लिमिट हो गया, एच सी टू हमारा अपर लिमिट हो गया, ठीक है। ये कैसे, क्रिटिकल फील्ड्स के लिए। और ओके, तो इसमें दो क्रिटिकल फील्ड्स होती हैं, एच सी वन और एच सी टू, एक हमारा अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। तो जो लोअर लिमिट होता है एच सी वन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है, इससे अगर बिलो है, ठीक है, इससे स्मॉलर है, तो जो सुपर कंडक्टर्स का बिहेवियर होगा वो पूरा का पूरा डाईमैग्नेटिक होगा, ठीक है। पर जैसे ही आप एच सी वन से वैल्यू बढ़ाना शुरू करोगे और आप कहाँ पहुंचते हो, एच सी टू, ठीक है, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एच सी वन से पहले तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पेनिट्रेट करके नहीं जा रहे थे, पर जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाना शुरू किए कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इससे होकर के जाना शुरू किए, फर्दर फर्दर फर्दर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ था जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा था वो कंप्लीटली वैनिश कर जाएगा और उसके साथ ही जो सुपर कंडक्टर है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेटली क्रॉस करना शुरू कर देंगे। यानी एच सी टू लिमिट जब आप क्रॉस करोगे, एच सी टू लिमिट पर जब आओगे तो इसमें कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन हुई है वो कंप्लीटली वैनिश कर चुकी होगी। तो जो टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स में एक और डिफरेंस आता है वो ये कि जो उसमें मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप हुई थी टाइप 1 में, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हो रही थी, आप जैसे एच सी टू के वैल्यू के पास पहुंचे वैसे ही मैग्नेटाइजेशन तुरंत ड्रॉप करी और मैग्नेटिक फ्लक्स उससे क्रॉस करनी शुरू कर दी। ये टाइप 1 के लिए था। पर जब टाइप 2 के लिए देखी जाती है तो टाइप 2 के केस में जो मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, वो डिक्रीज करती है, सडन ना होकर के ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू करती है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन यहाँ से देखो मैक्सिमम पहुंची और उसके बाद मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। एच सी वन ये रेंज पे ये, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है, इस रेंज पे ये डायमैग्नेटिक बिहेव कर रहा है एच सी वन से पहले तक,
और SC1 से उस SC1 के बाद से उस सुपर कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करना शुरू किए, ठीक है। और जब वो Hc2 के वैल्यू पे पहुंच गया तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होकर के क्रॉस करना शुरू कर दिए, यानी कि जो अब हमारा सुपर कंडक्टर्स है उसके अंदर जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई थी वो कंप्लीटली वैनिश कर गई है। तो सुपर टाइप 1 और टाइप 2 में एक और डिफरेंस ये है कि इसमें मैग्नेटाइजेशन स्लोली स्लोली जाती है, स्लोली स्लोली डिक्रीज करती है, और टाइप 1 में हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक सडन वैल्यू पे आती है, और उस इंस्टेंट वैल्यू पे जरा सा आप वैल्यू चेंज करोगे मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करके जीरो पहुंच जाएगी। और टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हमारा मेसनर इफेक्ट को फॉलो करता है, और टाइप 2 हमारा सुपर कंडक्टर्स मेसनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। मेसनर इफेक्ट क्या है वो ठीक है ना, मेसनर इफेक्ट्स क्या है, तो अगर आप सुपर कंडक्टर्स को किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगी, और जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपने से रिपेल करना शुरू करेगी। ओके।